मुझे कदम कदम पर मिलते हैं चौराहे बाहें फैलाए। मुझे भ्रम होता है हर पत्थर में चमकता हीरा है। मुझे भ्रम होता है हर छाती में आत्मा अधीरा है। हर सुस्मित में विमल सदा नीरा है। मुझे भ्रम होता है हर वाणी में महाकाव्य पीड़ा है। गजानन माधव मुक्तिबोध की ये पंक्तियां प्रत्येक वाणी के भीतर छुपी हुई महाकाव्य जैसी पीड़ा की अभिव्यक्ति की तड़प की अद्वितीय पहचान है। हिंदी साहित्य के इतिहास में आधुनिक काल के अंतर्गत छायावादोत्तर युग में प्रगतिवादी कविता के बाद प्रयोगवादी कविता का अलग महत्व है। कुछ नाम जिन्हें किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है, प्रयोगवादी कवि के रूप में सुपरिचित हुए। पूर्ववर्ती प्रगतिशील कविता और नई कविता के बीच के महत्वपूर्ण सेतु भी बने। उन नामों में शामिल हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, भवानी प्रसाद मिश्र, गजानन माधव मुक्तिबोध, गिरजा कुमार माथुर, नरेश मेहता, डॉक्टर धर्मवीर भारती, शमशेर बहादुर सिंह, रघुवीर सहाय और नकेनवादियों में सम्मिलित नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश जैसे कवि प्रयोगवादी कवि के रूप में परिगणित होते हैं। नेमीचंद जैन जी का बहुआयामी स्थान है प्रयोगवाद के कर्म क्षेत्र में। प्रिय विद्यार्थियों, हम याद रखें और परीक्षार्थियों विशेष रूप से ध्यान दें कि प्रयोगवाद नाम उन कविताओं के लिए प्रचलित हुआ जो नए भावबोधों, संवेदनाओं और उन्हें संप्रेषित करने के नए चमत्कारों को लेकर आरंभ में अज्ञेय जी द्वारा संपादित तार सप्तक के माध्यम से सन 1943 में प्रकाश में आई। प्रगतिशील कविता समापन की तरफ थी और नई कविता का आगमन होने वाला था। दोनों के बीच प्रयोग और प्रयोगवादी कविता का कर्म क्षेत्र नए नए आकार, नए नए आयामों के माध्यम से प्रस्फुटित हो रहा था। प्रयोगवाद नाम को लेकर भ्रम की स्थिति भी रही। इस पर बहुत चर्चा हुई। किसी ने कहा कि कविता में कोई प्रयोग जैसी बात होती है क्या? कविता तो कविता होती है। किसी ने कहा यह नाम ही संदेहास्पद है। और इस प्रकार भांति भांति के तरह तरह के विचार सामने आते रहे। ऐसे वातावरण में अज्ञेय जी ने दूसरा सप्तक की भूमिका में कवि कर्म की व्याख्या करते हुए प्रयोग शब्द को स्पष्ट किया। समझना चाहिए कि अज्ञेय जी ने क्या कहा है। उनकी दृष्टि में प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं होता, अर्थात वह साध्य नहीं है, लक्ष्य नहीं है प्रयोग, वरन साधन है, दोहरा साधन।
एक तो वह उस सत्य को जानने का साधन है जिसे कवि प्रेषित करता है, दूसरे वह उस प्रेषण क्रिया को और उसके साधनों को जानने का साधन है। बहुत मर्मस्पर्शी बात अज्ञे जी ने कही है, साधन रूप में प्रयोग की भूमिका को स्पष्ट करने के लिए हमें याद रहना चाहिए कि तार सप्तक और प्रतीक पत्रिका को यदि हम देखें तो स्पष्ट हो जाता है कि उनमें संग्रहित या प्रकाशित कवियों के अनुभव के क्षेत्र, दृष्टिकोण और उनके कहने का अंदाज वास्तव में अलग था। कुछ समाजवादी संस्कार लेकर आए, कुछ व्यक्तिवादी, और जैसा पहले बताया गया कि शमशेर बहादुर सिंह, नरेश मेहता और नेमिचंद्र जैन इन आयामों के अलग अलग प्रतिनिधि बनकर समुपस्थित हुए। कुछ विचारों और क्रियाओं दोनों में समाजवादी थे, जैसे रामविलास शर्मा, गजानन माधव मुक्तिबोध, और कुछ ऐसे भी हैं जो प्रगतिशील कविता के द्वारा व्यक्त होते हुए भी जीवन मूल्यों और सामाजिक प्रश्नों को सत्य और असत्य की तुला पर तोलते हैं, व्यक्तिगत जीवन की तड़प को अभिव्यक्ति देते हैं और गहरी मानवीय संवेदनाओं के साथ काव्य जगत में अपनी प्रत्येक सांस को जीते हैं। ये सभी कवि मध्य वर्ग के कवि हैं। व्यक्तिगत सुख दुखों की संवेदनाओं को काव्य का सत्य मानकर उन्हें नए नए माध्यमों से अभिव्यक्त करने में उन्होंने कोई कमी नहीं रखी। इसलिए प्रयोगवादी कविता मध्यवर्गीय समाज के जीवन का चित्र है, वह समाज जो उस समय धीरे धीरे पतन की गर्त में जा रहा था। प्रयोगवादी कवि ने जिस नए सत्य के शोध और प्रेषण के नए माध्यम की खोज की घोषणा की थी, वह सत्य इसी मध्यवर्गीय समाज के प्रत्येक व्यक्ति के बहुत करीब था। भोगे हुए यथार्थ की बात की गई वहां पर। वह अनुभव, वह सच्चाई जिसे आत्मसात कर लिया गया है। बड़ी बड़ी सैद्धांतिक बातें और नैतिकता के बड़े बड़े दर्शन वो जीवन के अन्य क्षेत्रों में चाहे महत्वपूर्ण हो, परंतु साहित्य और कला के क्षेत्र में तो स्वयं तपे बिना और तपकर कुंदन के समान निकले बिना किसी प्रश्न का समाधान मिल ही नहीं सकता। प्रयोगवाद ऐसे ही प्रश्नों के समाधान के लिए कविता को प्रयोग के धरातल पर उतारने की एक दास्तान का दूसरा नाम है। जिए हुए जीवन को प्रयोगों के माध्यम से शब्द, भाषा तथा अभिव्यक्ति के स्तर पर उकेरने की कोशिश को हम प्रयोगवादी रचना और उसका धर्म व मर्म कह सकते हैं। सत्य का नवीन संप्रेषण और नए सत्यों को नई कला के साथ प्रस्तुत करने की लालसा, अदम्य अभिलाषा, ये तत्व जहां मुखरित हुए, उन्हें हम प्रयोगवाद का पुख्ता या मजबूत धरातल कह सकते हैं।
चारों तरफ दबाव और दबाव में जीता हुआ मध्य वर्ग, सामान्य मनुष्य, उसकी आकांक्षाएं, उसके रंगीन सपने, उसकी संवेदनाएं, उसके सामाजिक बंधन, सामाजिक विषमता की दीवारों से टकराकर पूरे जीवट के साथ जीने के लिए और जीने की उस कोशिश में बार बार खंडित होने के लिए, कुंठित होने के लिए तैयार उनके मन की खोज खबर और उससे जुड़ी हुई तल्ख हकीकत, कड़वी सच्चाई, ये सारी बातें प्रयोगवादी कविता के विराट संसार में इस प्रकार घुल मिल गई कि जो है वह कैसा होना चाहिए, इसे लेकर कविता प्रयोग करने लगी। जो है जैसा है उसे उसी तरह स्वीकार आखिर क्यों कर लिया जाए? कोई वस्तु अपनी जगह पर क्यों नहीं है? कोई व्यक्ति अपनी फितरत के बाहर व्यवहार क्यों कर रहा है? क्यों है विश्वासघात का यह वातावरण? कदम कदम पर छल छद्म का यह माहौल आखिर क्यों किसी एक निर्दोष व्यक्ति को निरंतर पीड़ित कर रहा है? दबे कुचले लोगों को छुप छुप कर वार और प्रहार करने वाले समर्थ लोग कब तक अपना दास बनाकर रखेंगे? ऐसे न जाने कितने प्रश्न, कितने सवाल फिजा में तैर रहे थे, जिन्हें छूकर, पकड़कर और मर्म के धरातल पर गहराई से जीकर, अपना अनुभव बनाकर, शब्द और शैली के स्तर पर नए नए प्रयोगों के माध्यम से प्रस्तुत करने की जो चेष्टाएं हुई, उन्हें हम हिंदी काव्य संसार में सृजन के स्तर पर प्रयोगवादी कविता के नाम से जानते और पहचानते हैं। प्रयोगवादी कविता यथार्थवादी कविता है। उसमें बौद्धिकता है, उसमें हृदय है तो बुद्धि भी है, केवल भावना नहीं है, वहां तर्क भी है। मध्यवर्गीय जीवन की जड़ता, कुंठा, अनास्था, पराजय और उसके मानसिक संघर्ष को प्रयोगवादी कविता बौद्धिक रूप में अभिव्यक्त करती है। हम देखते हैं कि पूर्व में छायावादी कवियों ने कल्पना लोक में ले जाकर नारी जीवन की वेदना को अभिव्यक्ति दी, प्रकृति की वेदना को अभिव्यक्ति दी और प्रकृति में किसी अदृश्य की छाया को देखा। प्रगतिवादी कविता ने उसका प्रतिरोध किया और कविता को प्रगति के क्षेत्र में, प्रगति के धरातल पर अग्रसर होने के लिए अपना अवदान किया। और बाद में प्रयोगवादी कविता ने दोनों को पीछे छोड़कर नितांत नए अंदाज में अपने समय को, अपने परिवेश को, अपने वातावरण को कहने के विचार को, भाव को और बेचैनी को भी एक बिल्कुल नया पर्यावरण प्रदान किया। इसीलिए यह कविता प्रयोगवादी कविता है। मात्र बड़ी बड़ी बातें करना प्रयोगवादी कविता का उद्देश्य नहीं है। छोटी छोटी बातों में बड़ी बात ढूंढ लेना उसका उद्देश्य है, उसका लक्ष्य है।
और वैसे तो पहले स्पष्ट कर दिया गया कि प्रयोगवादी कविता को साधन मानते हैं, प्रयोग को भी साधन मानते हैं। साध्य होने का वहां घमंड तो है ही नहीं। ठीक ही कहा गया ना कि बड़ी बड़ी बातों पर बड़े बड़े गीत हैं, एक गीत और लिखो छोटी सी बात पर। छोटी सी बात पर गीत लिखने की जरूरत क्यों है? छोटी सी बात पर कविता लिखने की जरूरत क्यों है? और क्या वास्तव में कोई बात जिंदगी में छोटी होती है या हम उसे छोटा बना देते हैं? बड़ी बड़ी बातों में भी बहुत छोटापन हो सकता है, और छोटी छोटी कही जाने वाली, उपेक्षित की जाने वाली बातों में भी बहुत बड़े हृदय का विराट संसार भी हो सकता है। प्रयोगवादी कविता ने इन बातों की खोज की। ऐसे तत्वों के अन्वेषण का नाम है प्रयोगवाद। गहन से गहन सहानुभूति हृदय और बुद्धि के माध्यम से किस प्रकार अभिव्यक्त हो सकती है, इसकी मिसालें अगर कहीं देखना है तो प्रयोगवाद और उसके आसपास हमें पहुंचना ही होगा। दुर्बलताओं को, हीनताओं को, लघुताओं को महत्ताओं में बदल देने की यथार्थ कोशिश, या फिर महत्ता और दुर्बलता, हीनता के बीच के संघर्ष, इन दोनों को केंद्र में रखकर जिन कवियों ने अपनी लेखनी उठाई, उनकी स्याही से प्रयोग के ऐसे ऐसे रंग उभरे जिन्होंने समाज को बदरंग करने वाली कुत्सित लालसाओं पर, चेष्टाओं पर खुलकर प्रहार किया। और यही कारण है कि हिंदी साहित्य के इतिहास में उत्तर आधुनिक विमर्श के जितने भी आयाम हैं, उनमें आज तक प्रगतिवादी कविता के बाद प्रयोगवादी कविता और नई कविता तक की प्रतिध्वनि सुनाई पड़ती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रयोगवादी कविता मनुष्य की कठिनाइयों से, पीड़ा से, उसके दुखों से ईमानदार सरोकार का दूसरा नाम है। वह दुख से घबराने वाली कविता नहीं है, दुख से चमकने वाली कविता है, निखरने वाली कविता है। अनायास नहीं है कि अज्ञे जी ने लिख दिया, दुख सबको मांझता है और चाहे स्वयं सबको मुक्ति देना वह ना जाने, किंतु जिनको मांझता है उन्हें यह सीख देता है कि सबको मुक्त रखे। सबकी मुक्ति के लिए साधन रूप में कविता की जिस शक्ति का प्रयोग वाग्देवी के आराधकों ने किया, उस शक्ति का दूसरा नाम है प्रयोगवादी कविता। हिंदी साहित्य विमर्श की इस कड़ी में जब प्रयोगवादी कविता की बात हो ही रही है, तो क्यों न हम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी की प्रसिद्ध कविता हम नदी के द्वीप हैं की कुछ पंक्तियां सुन ले। हम नदी के द्वीप हैं,
हम नहीं कहते कि हमको छोड़कर स्रोतस्विनी बह जाए, वह हमें आकार देती है। मां है वह, है इसी से हम बने हैं, किंतु हम हैं द्वीप, हम धारा नहीं हैं। स्थिर समर्पण है हमारा, हम सदा से द्वीप हैं स्रोतस्विनी के, किंतु हम बहते नहीं हैं, क्योंकि बहना रेत हो जाना है। हम बहेंगे तो रहेंगे ही नहीं, पैर उखड़ेंगे, प्लवन होगा, ढहेंगे, सहेंगे, बह जाएंगे। द्वीप हैं हम, यह शाप नहीं, यह अपनी नियति है। हम नदी के पुत्र हैं, हम नदी के पुत्र हैं, बैठे नदी की क्रोड़ में हम नदी के द्वीप हैं, हम नदी के द्वीप हैं।